नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में भूजल परिवर्तन संशोधन विधेयक जो प्रवर समिति के पास में था उसे लाया गया था और वापस प्रवर समिति के पास ही भेज दिया गया। लेकिन मंत्री की ओर से कहा गया है कि पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए और प्रवर्तन समिति में भी उन्हीं लोगों को लिया जाए, प्रवर समिति को माफ करिएगा। दूसरा, बजरी को लेकर के काफी हंगामा रहा, विपक्ष ने बहिर्गमन भी किया। तो चले हमारे साथ माननीय सदस्य हैं, विधायक साहिबान जो जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। हमारे साथ छगन राज पुरोहित जी हैं, हमारे साथ जब्बर सिंह जी साखला साहब भाजपा से हैं, लक्ष्मण जी मेघवाल बीजेपी से हैं, मनोज न्यांगली साहब हमारे साथ बीएसपी से हैं और सीएल प्रेमी साहब कांग्रेस से हैं। जी, कैसा रहा मेघवाल साहब आज का दिन अगर हम बात करें तो? ये शानदार दिन आज का महत्वपूर्ण बिल था ये भूजल परिवर्तन का। तो ये पहले ये सारी शर्तें दिल्ली सरकार पास थी, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, मंत्री महोदय ने इसको राजस्थान लाए। जो भी नियम बनेंगे राजस्थान से बन जाएंगे, जो आने वाला हमारा इन्वेस्टमेंट है उनको कोई समस्या नहीं हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और देखिए सरकार ने बड़ा मन रखते हुए इसको वापिस भेजा क्या भाई सबकी राय ली जाए, एक बार दोबारा करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो सबका ये ठीक रहे राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान पानी की कमी है, तो सबका ये देखना। लक्ष्मण जी, क्या सुझाव ऐसे लग रहे हैं जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए और मंत्री ने स्वीकार भी किया ही नहीं? तो क्या कमी रह रही थी अभी बिल में? कमी नहीं है, कमी वैसी नहीं है। जो और अच्छे, जैसे हरिमोहन जी ने बोला, जैसे हमारे पुराने सदस्य विपक्ष ने बोला, पक्ष लोग जितने वो कमी नहीं, उसको और बेहतर कैसे बनाए, ये मतलब उसमें हम करना चाह रहे हैं। इसलिए मनोज जी, आपके भी सुझाव थे इसमें और स्वीकार भी किया उन्होंने। मैं इस बिल की जहां बात करूं कि मैं प्रवर समिति में, पिछली प्रवर समिति के हमारी जो बैठकें हुई, मैं प्रवर समिति का मेंबर हूं और प्रवर समिति में हमने इस बिल पर बहुत गहनता से अध्ययन किया और इसमें जो हमको संशोधन करने चाहिए थे, जैसे हमने जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया था, इसमें हमने 2 एमएलएज को प्रदेश स्तर पर शामिल किया गया और हम चेयरमैन की भी हमारे सुझाव थे, चेयरमैन को भी हम माननीय मंत्री महोदय को पदेन अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे और यही बात हमने प्रवर समिति में रखी। जिला स्तर की जो भी कमेटी गठित होगी उसमें सारे एमएलए उस जिले में, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से हो, सारे एमएलए उसमें शामिल होंगे। कृषि सबसे बड़ा किसान का मुद्दा था और हमने किसान के कनेक्शन को इससे बाहर रखा। घरेलू कनेक्शन की भी जो अब आज सदन में कुछ चर्चाएं आई कि इसमें स्पष्ट नहीं किया, उसको इसलिए स्पष्ट नहीं किया कि हमारी कमेटी ने तय किया कि रूल्स जब लेके आएंगे उसमें हम घरेलू कनेक्शन को, सिंगल फेज बोरिंग को भी इससे बाहर रखेंगे। फिर भी हमारे सीनियर सदस्यों ने कुछ आज सुझाव और कोई बातें रही है, अध्ययन करने के बाद भी कुछ समय में आया है और प्रवर समिति को सौंपा है। फिर कोई बात होगी तो छोटी मोटी और होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी इस बिल की कि बिल केंद्र सरकार में पहले से लागू है और केंद्रीय बिल लागू होने के कारण हमारे राजस्थान प्रदेश में भी वो बिल लागू था और उस बिल के लागू होने से हमारी जो भी औद्योगिक इकाइयां थी या कोई भी जल दोहन कर रहा था उसको परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी और अब वो बिल ये बिल आने के बाद वही औद्योगिक इकाइयां हमारे राजस्थान प्रदेश से परमिशन लेंगी और उससे जो रेवेन्यू और राजस्व आएगा वो राजस्थान की सरकार के पास आए, जिससे मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि उससे जल संग्रहण के लिए जो व्यवस्था की जा सकती है, सरकार को उस धन का और कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। राजस्थान की जनता से जल संग्रहण के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार का बजट सत्र का ये एक महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है, जिसमें एक बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहमति जाहिर की है और प्रवर समिति को बिल वापस रेफर कर दिया गया है। कुछ सुझाव है जिसे मंत्री ने माना भी, मैं कहूंगा भी आज की सियासत के दौर में इसे दोनों ही तरफ से बड़प्पन भी इसे माना जाएगा कि वाकई जनता की जो होना भी यही चाहिए। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, सर्वोच्च सदन है। अगर इसमें जनहित के मुद्दों पर अगर बड़प्पन नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये सियासत का रंग ही बदल जाएगा। और अच्छी बात कहूंगा, इसे मैं छगन जी के पास में जाना चाहूंगा। छगन जी पुराने विधायक हैं और ये ऐतिहासिक पल कहे जा सकते हैं कि दोनों ही दलों ने, दोनों ही पक्षों ने इसका हृदय से स्वागत भी किया है और उसे स्वीकार किया है कि कोई अगर इसमें खामी है तो वापस इसका रिव्यू करके और कुछ सुझावों को शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि मनोज जी ने अभी कहा कि ये प्रवर समिति में भेजा गया था, अंतिम लास्ट सत्र में ये बिल आया था। सबकी राय थी कि इसको 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए प्रेषित करे, तो उसी में प्रवर समिति में मैं भी सदस्य था। उसमें हम लोगों ने जो सुझाव दिए उसको बिल्कुल माना और उसमें सभी तरह के सुझाव उसमें माने, जिसमें विधायक को सदस्य बनाया,
उसके बाद में जो किसान के खेती के लिए जितने भी ये ट्यूबवेल की चर्चा थी उसको पूरी तरह से उससे बाहर रखा। और जैसा कि यहाँ आज के माननीय सदस्य विपक्ष के साथियों ने भी सुझाव दिए, उसमें ये कहा कि कई तरह के सुझाव दिए कि जिसको लेकर मंत्री जी ने ये भी आश्वस्त किया कि ये भूजल संरक्षण बिल पहले से केंद्र में इसके लेकर परमिशन लेनी पड़ती थी, अब राजस्थान में इसको परमिशन मिले, इसको सरल करने के लिए ये बिल लाए थे। फिर भी माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि इसमें कुछ सुझाव और आए, तो उन्होंने आज प्रवर समिति में और नए 2-3 माननीय सदस्यों को और जोड़ते हुए उनको कहा है कि हम इसको और भी आपके सुझाव आमंत्रित करेंगे और इसको और अच्छी तरीके से इस बिल को लाएंगे। लेकिन भूजल संरक्षण के लिए ये बिल लाना अति आवश्यक है। इसको हम भले 2 महीने बाद में लाए, 3 महीने बाद में लाए, इसको लाना जरूरी है। लेकिन आज दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो इच्छा थी कि ये जनमत जानने के लिए प्रेषित करें, तो उसी को लेकर आज वापस प्रवर समिति में भेजा है। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ी बात कही जा सकती है कि वर्तमान दौर में कि दोनों पक्षों ने एक एजेंडे के तहत एक और जनता के काम आने वाला बिल है कि पर्टिकुलर किसी विधायक के काम का नहीं होगा, या आप और हमारे सभी के लिए होगा। और वो धरातली चीजें भी इस दरमियान डिबेट के दौरान बात हुई है, जिसमें कहा गया है कि इसके दूरगामी परिणाम भी हमें सोचने चाहिए। और बिल्कुल सही है कि आज से अगर जल संरक्षण की बात नहीं सोची जाएगी तो कल बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। सीएल प्रेमी साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, कैसा रहा अभी, क्या कुछ खामियां लग रही हैं आपको जिन्हें शामिल करना बहुत जरूरी है? मैं समझता हूं कि आज के परिवेश में जो बिल वापस प्रवर समिति को भेजा गया है बहुत अच्छा है। दोनों सदनों में अपनी सहमति दर्ज कराई है। मेरा तो यही निवेदन है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी एमएलएज हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी राय इस बारे में लेना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हर जिले की स्थिति अलग अलग है। पूरे राजस्थान में कहीं तो रेगिस्तान है, कहीं पानी है, कहीं पानी कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं सिंचित जमीन है, कहीं असिंचित जमीन है। और किसानों को तो पानी की आवश्यकता रहती है। और आने वाले समय को देखते हुए जो आज स्थिति हमारे विधानसभा में बनी, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। प्रवर समिति को वापस इन्होंने भेजा है, दोबारा इसकी जांच होगी, पूरी छानबीन होगी, अपने अपने सजेशंस आएंगे, तो मैं समझता हूं कि अच्छा डिसीजन निकल के आएगा और किसानों के लिए भला होगा और राजस्थान की जनता के लिए अच्छा होगा। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। प्रवर समिति यानी कि सिलेक्ट कमेटी के पास में भेजा, जिसमें सिलेक्टेड लोग हैं और सभापति उसका यानी कि अध्यक्ष जो है मंत्री है जब्बर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। पानी देखिए सभी जगह की समस्या है, कहीं पे भी हो, नहरी क्षेत्र के लोग भी परेशान है, या जहां पे अपने ट्यूबवेल से या जिस भी माध्यम से पानी आ रहा है वो लोग। तो जल संरक्षण के लिए ये माना जा सकता है कि वास्तव में इस पे पार्टी लाइन से अलग हट करके गहन चिंतन होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि दिखाई भी दिया इसमें आज। मेरा ऐसा मानना है, मैं मेरी ओर से जो भजनलाल जी की जो सरकार है उनकी कैबिनेट है, मैं आज के इस निर्णय से मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा आम आदमी के हित में सोचा है। आज का जो बिल है जल संरक्षण बिल, ये महत्वपूर्ण बिल है। इसको किसानों के हित में हम कैसे इसको सुलझा सके और किसानों के हित में हम कैसे निर्णय ले सकें, इसको लेकर के हमारे पक्ष और विपक्ष के साथियों ने सबने एक अच्छे सुझाव दिए। आज कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय किसानों का है, हमारे राजस्थान प्रदेश का है। राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता को हम पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के जनता के हित में क्या निर्णय इस सदन में हम ले सकते हैं। पवित्र सदन है, इसमें जो कानून बनते हैं, जो नियम बनते हैं, वो आम जनता के लिए बनते हैं, आम किसान के लिए बनते हैं। आज का जो बिल है, मैं हमारे जो विपक्षी साथी है उनका भी मैं स्वागत करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव आज दिए। उन्हीं सुझावों के कारण हमारे मंत्री महोदय ने एक अच्छा निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। इस निर्णय से एक अच्छा मैसेज आएगा जनता में और आगे जाकर के इस बिल में सुधार होकर के आएगा तो आम किसान को इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, होना भी यही चाहिए, क्योंकि जो चिंतन किया जाता है वो आम जनता के लिए किया जाता है। 7.5-8 करोड़ की आबादी की सोच यहाँ पे परिलक्षित होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा के रूप में है। डूंगर राम जी गेदर साहब हमारे साथ में है, राजनीति का एक लंबा अनुभव है। गेदर साहब, ये दिन काफी ऐतिहासिक और अच्छे पलों का दिन कहा जा सकता है, तो अभी भी लगता है आपको कि हाँ वास्तव में सुझाव जो है उन्हें शामिल, क्योंकि अगर सरकार ये मान के चल रही है कि सभी के सुझाव लिए जाने चाहिए और अच्छे सुझाव शामिल किए जाएं, तो यानी कि मन साफ है और ये कहा भी जा सकता है कि आप लोगों से सबसे चर्चा होकर के अब प्रवर समिति के सामने कोई चर्चाएं पहुंचेंगी।
आज का जो फैसला है वो सरकार को पूरी तरह से सरकार का फेल्यूर है वो नजर आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? जब पिछली बार परवर समिति को सौंपा गया, पिछली बार जब ये बिल लेकर के आए तो सत्ता पक्ष के लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने सभी लोगों ने इसका विरोध किया। परवर समिति को सौंपने के लिए सभी ने कहा और परवर समिति को सौंपा गया। जब परवर समिति को सौंपा गया, इतना समय लगा, तो इस पर फिर और ज्यादा सर्वे, और ज्यादा अनुसंधान, और ज्यादा बातचीत सारी की सारी क्यों नहीं हुई? सारे के सारे मुद्दों पर क्यों बातचीत नहीं हुई कि आज दोबारा उसको परवर समिति को, और परवर समिति में और उससे सीनियर लोगों को जोड़ने की बात है वो कही गई है। तो इस तरह से क्या बार बार हम इस तरह से बिल लाते रहेंगे और बार बार हम लोग इसी एक ही बिल पर चर्चा करते रहेंगे? आज राजस्थान के अंदर इस तरह के बिल की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे मैंने इसमें इसके अंदर अपनी बात रखी भी, सूरतगढ़ और पीलीबंगा क्षेत्र के अंदर सेम की वजह से किसानों की फसलें वो डूबती है, किसानों के गांव है वो के गांव है वो खाली हो गए, गांव के गांव है वो उजाड़ हो गए। तो इसी तरह से और दूसरी तरफ जब पानी गहराता जा रहा है उससे पीने के पानी की भी किल्लत आती है। जब घग्गर नदी आती है सूरतगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, तो हनुमानगढ़ को, सूरतगढ़ को डूबने का खतरा रहता है। और वहीं 4 महीने बाद जब बात आती है तो हम पीने के पानी के लिए भी तरसते हैं। तो पानी का हम लोग संरक्षण कैसे करेंगे? पानी को किस तरह से हम लोग बचाएंगे? आज सबसे बड़ी जरूरत है बरसात का पानी। बरसात बहुत ज्यादा होती है राजस्थान में, ऐसा नहीं है कि बरसात बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन हम पीने के पानी के लिए तरसते हैं। तो इसके अंदर जो हर एक सभी के जो मकान पक्के हैं, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान मिल रहे हैं, तो पक्की जब छत है तो छत से पानी को नीचे उतार करके कोई हौद बना करके उसको स्टोरेज करके पूरे साल भर तक उस पानी का प्रयोग है वो पीने के लिए किया जा सकता है और वो साफ और स्वच्छ पानी हो सकता है। तो उसके लिए यदि इसके अंदर प्रावधान किया होता भी ऐसे पानी के लिए हम किस तरह से सब्सिडी देंगे, जिस तरह से सोलर के अंदर प्रावधान किया है, और यानी उनको क्या क्या योजनाएं देंगे, तो ऐसी यदि और इसके अंदर जनप्रतिनिधियों को, किसानों को, किसान संगठनों को, आम लोगों को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया गया है, तो इस तरह से हम सोचते हैं कि इसको आज दोबारा वापस, ये विपक्ष की मांग थी और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों ने भी पॉइंट को लेकर के, भले ही वो ये कहते रहे कि इसको वो यानी पास किया जावे, लेकिन जो उनके व्यू थे, उनके जो पॉइंट थे, वो सारे के सारे पॉइंट है वो इस बिल के खिलाफ थे, विधेयक के खिलाफ थे। इसलिए ये परवर समिति को सौंपा गया है और विपक्ष की मांग आपको लगता है कि दोनों ही तरफ, आपका मानना है कि दोनों ही तरफ विरोध था इसका? हाँ, बिल्कुल विरोध था, क्योंकि इस पर पूरी पढ़ाई नहीं हुई, पूरा यानी सर्च है वो इस पर नहीं हुआ। चलिए मैं वापस से रुक, छगन जी, आपके साथी गेदर साहब का कहना है कि सरकार का फेलियर है और सरकार की एक्सरसाइज नहीं थी, इस वजह से वापस करना पड़ा, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं वो भी खिलाफ थे इसके। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिस प्रकार से गेदर साहब ने जो विषय रखा, ये वापस राजनीति से प्रेरित हो जाता है। जिस प्रकार से मंत्री जी ने मन बड़ा बनाते हुए जिस फैसला करा है, ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जनता के हित में कभी विपक्ष के कोई अच्छे सुझाव आ जाए तो उसको मानने के लिए परवर समिति में वापस भेजे तो कोई दो राय नहीं। फिर भी जैसा कि मंत्री जी ने जवाब दिया है, आपने लाइव भी सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि जितने भी जो आप बात कर रहे हैं उन सभी बातों को हमने अंदर रखा हुआ है। परवर समिति के पास हम लोगों ने यहाँ कम से कम 10 से 12 मीटिंगें करी है, उसमें सब सुझाव आमंत्रित थे, सबके सुझाव लिए, उसमें जो माननीय सदस्य थे उन्होंने सभी ने सुझाव दिए, उसी अनुरूप ये बिल आया था। लेकिन जनता के हित में ही था बिल। और जिस प्रकार से कई तरह की योजनाएं अब बन रही है, अभी जैसे कि अभी ERCP की जो योजना बन रही है, पूरे 21 जिलों के लिए जो योजना बन रही है, अपनी हरियाणा से जो पानी आएगा शेखावटी के लिए वो योजना बन रही है। इधर हमारे क्षेत्र में जालोर वाला भी है, उसका भी पानी है। तो इस प्रकार से ये सभी योजना बन रही है। उसके साथ में भू जल संरक्षण कैसे, उसको लेकर चिंतित है। संवेदनशील सरकार है, मैं पुनः कहना चाहूंगा, ये संवेदनशील सरकार है। अगर कुछ 19-20 बातें, एक आधी बात उसमें कुछ लगता है तो उस बातों को भी इस बिल के अंदर रखा जाएगा और वापस पुनः विचार करके इस बिल को लाया जाएगा। बिल 100% लाएंगे और उसको भू जल संरक्षण कैसे हो इसको लेकर चिंतित है। आज सभी की चिंता है, सभी माननीय सदस्य, पूरे राजस्थान के माननीय सदस्य जितने भी 200 को 200 की चिंता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी कोई चिंता है तो पेयजल की है, भूजल की है। इसको लेकर हमें चिंतित होना चाहिए और जो राजस्थान का पानी कैसे भूजल स्तर कैसे बढ़े इसको लेकर चिंतित है। इसलिए ये बिल लाए हैं और इसको
कई किसानों के हित में भी भला कैसे उसके लिए भी उसमें सुझाव रखे गए। व्यक्तिगत कोई हैंडपंप कर रहा है खुद के लिए, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का उनको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के जो सुझाव उन्होंने दिए थे वो ऑलरेडी उस बिल में थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि भाई ठीक है आपके और कोई सुझाव हो तो हमें दे। वो आमंत्रित है। हम ये संवेदनशील सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा संवेदनशील विचार करते हैं और मंत्री जी ने इस प्रकार से बात करी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिल प्रवर समिति को वापस भेजा है। मनोज जी, गेदर साहब कह रहे हैं कि सरकार की तैयारी नहीं थी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चूक थी, जो सदस्यों के सुझाव शामिल नहीं किए गए, तो ऐसी चूक की वजह से ये प्रवर समिति को वापस भेजा गया है और कुछ लोगों के जो सुझाव महत्वपूर्ण लग भी रहे थे यहाँ पे उन्हें शामिल भी किया जाए। देखिए, हो सकता है कोई भी आदमी अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की बात सदस्यों ने आज अपनी बातें रखी और उसमें कोई हमारे सामने उस सदस्य के दिमाग में जो बात थी वो आज सुझाव बहुत अच्छा हो और इस बिल में उसको शामिल किया जाना उचित हो, और तो इसलिए भी अगर प्रवर समिति में गया तो भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए प्रवर समिति में जाने से तो कोई राजस्थान की जनता का हित होगा, लेकिन सरकार फेलियर हो या सरकार की तैयारी नहीं हो, ऐसा सरकार को विचार करने की जरूरत है। कि पर मैं भी ये कहना चाहता हूं, सरकार को अगर तैयारी की बात करें तो किसी भी बिल को आप लेके आते हो और लेके आने के बाद एक बार प्रवर समिति को चला गया तो आप उसको और समय बढ़ाया जा सकता है, किसी का सुझाव लिए जा सकते हैं, लेकिन सदन में आने के बाद दोबारा प्रवर समिति के बाद फिर भी प्रवर समिति को भेजा गया है, तो ये सरकार को तैयारी अच्छी करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी दोबारा प्रवर समिति को भेजना किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। जनता के हित के नए मुद्दे, नए विचार उस बिल में आएंगे और उनको अगर शामिल किया जाएगा तो वो जनहित में होगा। मैं अभी हमारे छगन जी जो बात कर रहे थे, मैं उनका जरूर कहना चाहता हूँ। यमुना जल की जरूर मैं पिछले 1 वर्ष से बात तो सुन रहा हूँ। मेरा सिक्का, झुंझुनू, चूरू यमुना जल का 17 फरवरी 2024 को इनको एमओयू हुआ, 4 माह का उसमें समय दिया गया। 4 माह का समय देने के बाद उसका जवाब हमको अभी 12 मार्च को मिला 2025 को कि आपकी टास्क फोर्स 5 मार्च को हमने गठित कर दी है दोनों सरकार की। तो जब 1 साल से अधिक समय आपको टास्क फोर्स गठित करने में लगा तो मानता हूं कि सरकार कहीं पूरा समय बिता जाए और हमारा यमुना जल वहीं के वहीं रह जाए, तो ये फास्टली करे जिस भी चीज को पानी की योजना को सुनकर के प्यास भी बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। पानी की योजना है हमारे प्रदेश में, वहां जिस स्थान से मैं आता हूं वो सूखा प्रदेश है जहां बालू मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, ना पीने का जमीन में पानी है, ना भगवान भी कभी कभी बरसता, हमेशा बरसात पूरी रूप से नहीं हो पाती है। गर्मी और सर्दी दोनों मिलती है, दोनों हमको खूब अच्छी मिलती है। पर गद्दर साहब ने जो बात कही, मैं उसका भी इस बिल के लिए एक नई बात समर्थन मुझे भी सुनने में मिला, तो मैं महसूस कर रहा हूँ। हम भूजल को दोहन करने को रोकना चाहते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं। इनके क्षेत्र की पीड़ा नहीं आ गई कि इनके तो भूजल जमीन से ऊपर आकर के लोगों को पीड़ा दे रहा है, तो उसको संरक्षण करने की जरूरत नहीं है, उसको दोहन करके उस जनता के किसानों को लाभान्वित करने की नई योजना होनी चाहिए। ये नई बात है, ये हमारे क्षेत्र की नहीं है, लेकिन इनके क्षेत्र की समस्या है। हाँ, तो सरकार कई चीजों पर गंभीर नहीं होती है, तो वो है। मैं आज का मेरा एक इश्यू था, जो श्रमिक कल्याण में डेथ हो जाती है किसी श्रमिक की, उसको क्लेम मिलने के बाद उसकी एफडी पिछले 2 वर्ष से नहीं हो रही है। 2 वर्ष से राजस्थान का वो मजदूर एफडी से वंचित है, और एफडी नहीं होने का मतलब उसका ब्याज का भुगतान कौन करेगा 2 वर्ष में? सरकार तो मूल ही नहीं दे रही है। तो सरकार ऐसे चले एक और एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मैं सभी को लेकर जाऊंगा। 1-1 मिनट का टाइम सारे विधायकों को देना चाहूंगा। मनोज, एक बजरी का मामला भी काफी गूंजता रहा। देखिए, बजरी का माफिया सोल्यूशन है नहीं। सरकार चाहे कांग्रेस वालों की हो, चाहे सरकार ये भारतीय जनता पार्टी को, हमारी तो सरकार आई नहीं, हम तो हम पर तो कोई आरोप लगाएगा कि हम दोनों पर लगा सकते हैं, ये एक दूसरे पर लगाते हैं। ये इनके सब ये बजरी माफिया खुद है। ये कांग्रेस वाले भी जब राज होता है तो ये बजरी माफिया है, और ये बीजेपी वाले आ गए अब ये भी बजरी माफिया है। इनके संरक्षण में ये बजरी माफिया चल रहा है पूर्ण रूप से। जो गाद निकालने वाला जो मामला चल रहा है ना, जो गाद के नाम से बजरी माफिया का जो काम है बड़ा, उसमें इन भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, कांग्रेस के या दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, उस सब में शामिल है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी स्टे समाप्त कर दी, उसको रोकने का बंद किया, लेकिन उसी गति से चल रहा है। और माननीय, मैं तो क्या कहूं, माननीय सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा रोज कहते हैं बजरी माफियाओं का 700 करोड़ का, कितने करोड़ का रोज का गबन हो रहा है। इसलिए सरकार रोकना नहीं चाहती। सदन में चर्चा हो सकती है, ये दोनों तरफ से तालमेल का इश्यू है। ये हमारी सरकार कभी बढ़ेगी, हम विचार करेंगे कि बजरी माफिया को रोकेंगे। आप भी विचार ही करोगे भाई, भूमाफिया को रोकेंगे, उसी समय रोकेंगे ना, तो भूमाफिया को रोकेंगे, बजरी माफिया को रोकेंगे,
फिरौती माफियाओं को रोकेंगे और ये जल माफियाओं को रोकेंगे, सबको रोकने का प्रयास। चलिए प्रेमी साहब, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है बजरी को लेकर के आप लोगों ने बहिर्गमन भी किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जन टीवी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ पूरे राजस्थान की जनता को और यहाँ के विधायकों को, यहाँ के एमपीज को, यहाँ के पुलिस को, यहाँ के कलेक्टर्स को, यदि इनकी अच्छी तालमेल बैठ जाए तो मैं समझता हूँ बजरी के ये माफिया जो है ये तो भाग जाएं। क्या बात करते हो आप? ये तो सारे मैं समझता हूँ जितने भी एसपी का रेंजर है, डीएफओ, ये सारे मिलकर यदि ये सोच ले कि हमें की 10 लाख की बंदी है, तो यदि ये सारे सोच ले प्रशासनिक अधिकारी और नेता, तो मैं समझता हूँ बजरी तो कल ही रुक जाए। तो लेकिन अभी कह रहे हैं कि सरकारों पे आरोप लगा रहे हैं मनोज जी, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के टाइम ईयर दोनों के मिली वगैरह। नहीं, देखो मैं तो पिछली बार की बात नहीं कर रहा, पिछली बार भी ये मैटर बहुत आया है और ये आना नहीं चाहिए। मैं तो पिछली बार की भी बात कर रहा हूँ कि ये हमारी भी कमजोरी है। मैंने आपसे कहा है कि या तो पूरे विधायक हो, सांसद हो, कहीं न कहीं किसी का प्रोटेक्शन मिलने के बाद ही मैं समझता हूँ अच्छा एसपी हो, अच्छा कलेक्टर हो, तो मैं समझता हूँ क्या मजाल है किसी भू माफिया की कि वो इस तरह से काम कर ले। छगन जी, देखिए जनता से जुड़ी बात है और आप लोग भी मुझे लगता है कहीं न कहीं परेशान होंगे क्योंकि बिल्डिंग सभी के बनती हैं। बजरी का मुद्दा काफी छाया रहा और पहली बार नहीं, मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूं कि बजरी माफिया। अगर अभी भी है तो इसकी कमर कब टूटेगी? देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व की सरकार ने बजरी माफिया को कैसे पनपाया था, उसको लेकर ये सरकार गंभीर है। उसी के लेकर अभी आप देख रहे हैं 1.25 साल हो गई, अब तो आप लोगों पे भी आरोप लगा रहे हैं, मनोज जी ने लगाया। तो सुनिए पूरी बात सुनिए। अभी टेंडरिंग हुई है, अलग अलग प्लॉट हुए हैं जिसका टेंडर हुआ है और कोई कंपनी है उसमें सब जगह पूरे राजस्थान में अलग अलग प्लॉटिंग हुआ है, उसका टेंडर हुआ है। टेंडर का ईसी जारी होने के बाद ये विधिवत रूप से सभी को बजरी मिले, क्योंकि बजरी की आवश्यकता सभी को रहती है। हम सबको पता है कि सबके कंस्ट्रक्शन का भले ये सरकारी कार्य हो या फिर व्यक्तिगत कार्य हो, बिल्डिंग बननी है, मकान बनाने हैं, तो सबके लिए बजरी की 100% आवश्यकता रहती है। आम जन को ये बजरी कैसे सस्ते दामों से मिले, इसको लेकर ये सरकार गंभीर है, इसलिए ये प्लॉटिंग करी है और इसका बहुत जल्दी इसी मिलने के बाद में विधिवत रूप से मिल जाएगी, जिससे ये जो बजरी माफिया पनप रहे उस पर लगाम लगेगी। ये इसका 100% है। गैदर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि बजरी वाकई एक बड़ी चुनौती बन गई सरकारों के सामने, राजनीतिक दलों के सामने? बिल्कुल, वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है और पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया ये आगे की बात है। लेकिन हाई कोर्ट जब एक टिप्पणी कर रहा है सरकार पे भी आपसे ये बजरी माफिया नहीं संभल पा रहे हैं, तो आप सीबीआई का साथ नहीं दे रहे हैं, सीबीआई को सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप सीआरपीएफ लगवा लो, आप प्रदेश के जो राज्य हैं उनकी यानी मदद लेकर के आप इन पर रुकाओ, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात, इससे बड़ी टिप्पणी है कोई हो नहीं सकती। और ये वास्तव में ये साबित करती है कि ये सरकार पूरी तरह से हर तरह से पहले रहे होंगे, लेकिन क्या कांग्रेस के मंत्री ने किसी ने आरोप लगाए? जब बीजेपी सरकार के खुद के मंत्री, कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहा है कि बजरी माफिया वो गिरे हुए हैं, 7 करोड़ की बजरी रोजाना निकलती है, कोई चलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो और हाईकोर्ट है वो टिप्पणी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बुरी गत हो नहीं सकती। अब ये बातों में किसी भले ही एक दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन आज की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। जब्बर सिंह जी हमारे साथ में है। जो बजरी सभी क्षेत्रों से निकलती है, बजरी का भी एक मुद्दा आया, विपक्ष ने आरोप भी लगाए और बहिर्गमन भी किया। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सबको पता है पिछली सरकार के समय में बजरी माफिया कितने हेवी थे, कितना उनका आतंक था। पुलिस के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते थे, पुलिस को मार देते थे, ट्रैक्टर इतने स्पीड में निकलते थे कि गांव में लोगों के घरों में घुस जाते थे, दुकानों में घुस जाते थे। ये सारी घटनाएं पिछली 5 साल की सरकार में हमने देखी है, आपने भी अपने मीडिया के माध्यम से आपने भी सुना है, सबने देखा है। भजन लाल जी की सरकार आने के बाद पूरी गंभीरता से इस विषय को लिया है। मैं मानता हूं कि कहीं बहुत ज्यादा इसका वो हो रहा है, लेकिन मैं मेरी विधानसभा की बात करूं, मेरी विधानसभा में एक ट्रैक्टर को आप साबित नहीं कर सकते, जनप्रतिनिधि को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कहीं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते, तब जाकर के ये बजरी माफिया फैलता है और गिरोह फैलते हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय हम सब साथ में मिलकर के हम सब साथ रहें और अधिकारियों को हम सब खिंचाई करें, अधिकारियों को बताएं, जो जहां बजरी माफिया पनप रहे हैं वहां उनको दिशा निर्देश दें, उनको बताएं। हमारी भी जिम्मेदारी होती है, हम जब सहयोग करेंगे सरकार का और अधिकारियों का, तो निश्चित तौर पर इस पर रोक लगेगी। अब इस सरकार में लगी भी है, आप सब सुन रहे हैं। लेकिन चुनौती है, माना जा सकता है, फिलहाल गंभीर है मामला। चुनौती तो हर चीज की है,
हम लोगों को आए हुए भी साल एक सवा साल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आपने देखा है बहुत सारे माफिया, चाहे बजरी माफिया हो चाहे किसी भी माफिया हो, उस पर तो रोक तो लगी है। बहुत सारे लोग जेलों में गए, आज भी जा रहे हैं। आज भी भजन लाल जी की सरकार गंभीरता से हर चीज की जांच करा रही है, हर चीज की जांचें हो रही है और अधिकारी को दिशा निर्देश दे रही है। और अधिकारी लोग भी बहुत सारी जगह ईमानदारी से काम भी करें। ठीक है, एक आध जगह हो सकता है, उसको भी हम लोग मानते हैं। तो चलिए, विधानसभा की अगर खास बातों में बात करें तो जेजेएम को लेकर के भी चर्चा रही। भूजल संरक्षण बिल वापस प्रवर समिति को भेज दिया गया और दूसरी बात करें तो बजरी को लेकर के भी कांग्रेस का बहिर्गमन रहा, उस पर भी चर्चा गर्मागर्म रही। तो चलिए, आप हमारे विधायक साहिबान हमारे साथ में जुड़े, जो विधानसभा से हमने सीधे उन विचारों से आप तक अवगत कराया, आपको तक पहुंचाने की कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।